गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज मिल रहे हैं प्रेस के साथ टू ब्रीफ अबाउट सर्टेन अचीवमेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स ने किया है उसको पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए। कुछ बातों को बताते हुए हमें खुशी होती है, तो वो हम चाहते हैं कि आवाम के बीच में वो बातें जाएं, इन्फॉर्मेशन जाए। एक तो अभी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इस बार विंटर्स में हमने AN42 सर्विसेज चलाए थे जब से हमारा जोजिला पास बंद हुआ, और करीब 4,500 यात्रियों ने, पैसेंजर्स ने सर्विसेज का फायदा उठाया, जिसके अंदर 2100 के करीबन लोग सिर्फ AN32 में करगिल से आवाजाही की। करगिल से 2 सेक्टर्स में ये हवाई जहाज चला। करीबन 90 फ्लाइट्स ऑपरेट की गई AN32 की, और ये सारी सर्विसेज जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इस साल ऑनलाइन मुहैया की। तो लोगों को बहुत सहूलियत हुई। हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स ये आई कि जिस काम के लिए लोगों को किसी दफ्तर तक जाना पड़ता था, टिकट्स बुक करनी पड़ती थी, AN32 की सर्विसेज कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी, उस कारण से ये इनकन्वीनियंस आता था लोगों को कि उनको एयरपोर्ट में जाके काफी देर वेट करना पड़ता था। बहुत लोग जाते थे, उनमें से कोई 30 या 40 लोगों को ही हवाई जहाज में चढ़ाया जाता था। वो सारी परेशानियां जो है ऑनलाइन सर्विसेज से दूर हो गई। पेमेंट ऑनलाइन हुए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके माध्यम से, और लोगों को कुल मिला के काफी सहूलियत हुई। और हमारा ये जो इनिशिएटिव था वो इस साल बहुत सक्सेसफुल रहा। हम इसको आगे आने वाले सालों में और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ईयर राउंड एविएशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की 2 चॉपर्स चलते हैं पवनहंस के, उसके अंदर भी कोई 2400 यात्रियों ने उसका लाभ उठाया, उसमें सफर किया। और जितने भी हमारे यहाँ सेक्टर्स हैं, चाहे पदुम के हो, चाहे नुब्रा के हो, लिंगशेड एरिया के हो, जहां जहां पर भी लोगों को आना जाना पड़ा, कई सॉर्टीज, कई फ्लाइट जो है श्रीनगर भी चली, तो उसमें कोई 2400 लोगों ने उसका फायदा उठाया। AN32 की सर्विस की बात अगर करूं तो उसमें हमें एक इंटरेस्टिंग, चूंकि सर्विसेज ऑनलाइन है तो इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी सामने आया। करीब 700 औरतों ने इस फैसिलिटी का फायदा उठाया, और 350 बुजुर्गों ने, सीनियर सिटीजन्स ने इसका फायदा उठाया, जो कि अदरवाइज इमोबाइल हो जाते हैं गाड़ियों के ना चलने के कारण। पवनहंस की सर्विसेज के अंदर 53 लोगों ने मेडिकल इवैक्यूएशन का फायदा उठाया। उनमें से कुछ जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हैं या कोई लेबर का काम करते हैं, उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सर्विस मुहैया की। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में आप लोगों को जान के खुशी होगी कि पहले हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई हैंगर नहीं होता था। हैंगर होता है जो आपके हवाई जहाज के पार्किंग करने के लिए जगह। तो उसके कारण से हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको मजबूरन श्रीनगर में या किसी और हवाई अड्डे में पार्किंग करनी पड़ती थी। उसके कारण से हमारे यहाँ पर फ्लाइंग टाइम का लॉस होता था, और जो यहाँ पर जितनी सर्विस एक दिन में मिलनी चाहिए उतनी सर्विस नहीं मिलती थी। हमारे 2 हैंगर्स अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बन रहे हैं, बड़े बड़े, एक करगिल में और एक ले में। ले वाला हैंगर इस साल बन चुका है, और इस साल आपने देखा होगा कि हमारे दोनों हवाई जहाज पवनहंस के, वो दोनों इस हैंगर में रहे और उनको श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों की पार्किंग यहीं रही। इस साल अगले आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि करगिल के अंदर भी जो हैंगर की कंस्ट्रक्शन चल रही है वो पूरी कर ली जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आवाम के फायदे के लिए कोई 42 हेलीपैड्स बना रही है, जो कि लोगों के आवाजाही के लिए फायदा करेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे कोई अगर डिजास्टर किसी एरिया में आता है तो वहां फायदा करेगी। उन 42 हेलीपैड्स के अंदर हम लोगों ने 12 हेलीपैड्स में काम खत्म कर दिया है। उसके अंदर कुछ एडिशनल फैसिलिटीज, लोगों के बैठने वगैरह की जगह भी बनाई जाएगी। बट अभी लैंडिंग के हिसाब से 12 हेलीपैड्स हमारे MI-17 लेवल की लैंडिंग्स करने के लिए तैयार है, और हमें उम्मीद है कि इस साल वर्किंग सीजन के अंदर जितने भी बाकी के हेलीपैड्स हैं वो भी
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर लेगी। दैट इज ऑल फ्रॉम द सिविल एविएशन। जो हमारी एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रही वो मैं बताना चाहता हूं। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हुआ रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में, गांव में, पंचायतों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस बार कंप्लीट किए। कोई 55 रूरल रोड्स हमने कंप्लीट किए पूरे लद्दाख के अंदर। 29 पब्लिक लाइब्रेरीज अलग अलग गांवों में बनाए गए। उन पब्लिक लाइब्रेरीज का सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। अंदर की फर्निशिंग का काम वगैरह अभी हाल ही में खत्म कर दिया जाएगा, और जो गांव देहात में लाइब्रेरी का फायदा उठाना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, इवन कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं, वो भी उन लाइब्रेरीज में आके फायदा ले सकते हैं। हमारे जहां जहां पर बीडीओज और बीडीसीज के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की कमी थी, वो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के जरिए से बनाए गए। उसके अंदर 15 बीडीसी और बीडीओ ऑफिसर्स में काम कंप्लीट हो चुका है और वो रेडी हो चुके हैं। जहां जहां पर पंचायत घरों की कमी थी, कोई 27 पंचायत घरों की कमी थी, उन 27 पंचायत घरों में काम चल रहा है। उसके अंदर से 12 पंचायत घर कंप्लीट कर दिए हैं। 12 कम्युनिटी हॉल जो लोगों के फायदे की चीज है, कम्युनिटी के इकट्ठा होने की चीज है, सोशल गैदरिंग्स जहां होती है गांव देहात में, वहां पर कोई 12 कम्युनिटी हॉल्स जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस साल कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा काफी ध्यान है, फोकस है, क्योंकि लद्दाख को हमने क्लीन रखना है। लद्दाख के सिर्फ टूरिस्ट एरियाज को ही नहीं, सिर्फ मार्केट्स को ही नहीं, बट गांव देहात को भी क्लीन रखना है। अपने घर के इर्द गिर्द सारी जगहों को क्लियर करना है, लिटरिंग नहीं होने देनी है, प्लास्टिक का फैलाव नहीं होने देना है। तो उसके लिए इस साल हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ये तय किया है कि हर ब्लॉक में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शेड जो है बनेगा, जिसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन होगा और डिस्पोजल होगा। उस तरह के 10 शेड इस साल कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो उसके अंदर कईयों में मशीनरी इक्विपमेंट आ चुकी है। करगिल के जितने भी शेड्स हैं उन सबके लिए मशीनरी इक्विपमेंट भी आ चुकी है, जिसके अंदर प्लास्टिक बेलिंग मशीन होती है, कंप्रेसिंग मशीन होती है। जो गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियां हैं, ऐसी 11 गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिसके अंदर सेग्रीगेटेड वेस्ट डिस्पोजल जो है हाउस टू हाउस, फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्ट किया जाएगा। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि पब्लिक की सहयोग से, पब्लिक के सहायता से हम हर गांव को सॉलिड वेस्ट से कंप्लीटली मुक्त कर देंगे इस साल के एंड तक। तो इसके अंदर हमारे जो आवाम है उसको भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और जो भी मोडालिटीज डिपार्टमेंट बनाएगा उसके तहत एक कोऑपरेटिव मिशन मोड में हमने अपने लद्दाख को साफ रखने का जो काम है उसको अंजाम देना है। हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है उसको किस तरीके से सशक्त किया जाए, एम्पावर किया जाए, उस पर भी काफी काम किया है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, बीडीसी चेयरपर्सन्स की ट्रेनिंग्स हुई हैं, एक्सपोजर विजिट्स हुए हैं, सरपंचों की ट्रेनिंग्स हुई है। हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स एनआईआरडी हैदराबाद जाके ट्रेनिंग करके आए हैं। हमारे जो एलएचडीसी के काउंसलर्स हैं वो भी एक्सपोजर विजिट्स और ट्रेनिंग्स पे गए हैं। हमारे सरपंच जो हैं वो एनआईआरडी हैदराबाद से भी उन्होंने ट्रेनिंग करी है, और देहरादून में भी जाके पिछले साल ट्रेनिंग करी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा है। उसके साथ साथ जो ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसके साथ साथ हमें उनको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी एम्पावर करने की कोशिश की है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को पिछले फाइनेंशियल में 1 करोड़ रुपया दिया गया था फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, और हमें बताते हुए खुशी होती है कि 31 करोड़ के अंदर से करीब करीब 20 करोड़ रुपए का सक्सेसफुल एक्सपेंडिचर ब्लॉक्स में हुआ है। और उन्होंने ब्लॉक्स ने अपने ऑटोनॉमी से, अपने डिसीजन से अपने ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज टेकअप की है। वो उसी तरीके की फंडिंग इस साल फिर से होगी। हर ब्लॉक को
1-1 करोड़ रुपए का मेजर वर्क्स में पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा इस साल जो माइनर वर्क्स होते हैं, रिपेयर वर्क्स होते हैं, मेंटेनेंस के वर्क्स होते हैं, उसको करने के लिए भी हर ब्लॉक को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हमने सोचा पिछले साल के ब्लॉक्स तक तो हम पहुंच गए हैं, मगर ग्राम पंचायत तक सरपंचों को भी हमें फाइनेंशियली एम्पावर करने की जरूरत है। तो उसमें इस साल हर ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए की राशि जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स में दिया जा रहा है, और जिससे कि हर ग्राम पंचायत जो है अपने वहां पर जो एसेट्स वगैरह पुराने बने हुए हैं उनको परफेक्ट शेप में रख पाए। उसी तरीके से हर ग्राम पंचायत को डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए 20 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अपनी मीटिंग्स करेंगे, ग्राम सभा में प्लान्स डिस्कस करेंगे और डिवाइस करके उसके बाद इस खर्चे को करेंगे। उम्मीद की जाती है कि इस तरह के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से हमारे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो अपने डिसीजन से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या लोकल नीड्स के हिसाब से इंटरवेंशन कर पाएंगे। सब लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश करती रही है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे हमारा जोर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग दिल्ली हाट गए थे और हमारे आर्टिजन्स जो हैं कोई 72 आर्टिजन्स, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स फ्रॉम ले एंड करगिल पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली हाट। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ये तीसरा पार्टिसिपेशन हमारा रहा था, और हम देखते हैं कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारे गांव में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पश्मीना सेक्टर में हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हो, चाहे वो कॉपर का कुछ बनाते हो या मिट्टी के चीजें बनाते हो या वीविंग करते हो या स्पिनिंग करते हो या टेलरिंग करते हो, वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके वहां पर गए थे। और इस साल हमने देखा इस पार्टिसिपेशन से कि पिछले सालों के मुकाबले कम से कम 4 गुना उन्होंने बिक्री करी और बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत नॉलेजेबल होके लौटे। हम उम्मीद करते हैं इस तरह के जो फेयर्स में पार्टिसिपेशन आगे भी चलता रहेगा। अभी हाल ही में हमने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा जो फेयर किया जा रहा है उसमें अपने 20 पार्टिसिपेंट्स भेजे हैं, 10 ले से और 10 करगिल से, जो लोग वहां पर अपने आप को एक्सपोर्ट मार्केट के साथ रूबरू कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने लद्दाख में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और एपीडा के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करी है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वीविंग एंड स्पिनिंग सेक्टर में, जिससे कि हमारे लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ भी अब आगे बढ़ पाए। हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में स्पेशल सेल बनाए हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी उनके साथ कागजी कार्रवाई करनी है, जो भी रजिस्ट्रेशंस करने हैं, उसको सिंगल विंडो के तहत एक जगह से कर पाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। उसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, वो पूरी तरीके से उसका फायदा उठाएं। वीवर मुद्रा स्कीम है जो वीवर्स के लिए एक स्कीम स्पेशली डिजाइन की गई है। उसके अंदर कोई 69 एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई किया गया और आउट ऑफ 69 ये पॉजिटिव बात है कि 30 केसेस को सैंक्शन किया गया अंडर द स्कीम। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है, और उस स्कीम के तहत एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर खास करके एप्रिकॉट और सिबकथॉर्न, ये दो जो हमारे प्रोडक्ट्स खास हैं लद्दाख के, उन सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को जोर शोर से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसमें भी हमें बताते हुए खुशी होती है कि जहां पहले एकदम पार्टिसिपेशन नहीं होता था, आज करीब 35
एंटरप्रेन्योर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसके अंदर 29 केसेस डिस्ट्रिक्ट से स्पॉन्सर भी हुए हैं और 7 लोगों को लोन सैंक्शन हो चुके हैं। तो मेरी ये अपील है कि जो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, खास करके एप्रिकॉट और सीबकथॉर्न सेक्टर में, वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से या डीआईसी से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के कांटेक्ट करें और अपने डीपीआर्स बना के अपने आप को इस स्कीम के तहत लाने की कोशिश करें। जो है आगे काम करेगी, क्योंकि काफी बच्चे जो है बहुत ग्रीवेंसेस के साथ और आने वाले वक्त में वो प्रोटेस्ट की भी कुछ बात सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उस पर कैसे काम चलेगा सर? अनएम्प्लॉयमेंट पे किस तरह से यूपी एडमिनिस्ट्रेशन आगे काम करने वाले? देखिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ये चाहता है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों। जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात है उसके लिए तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेप्स ले रही है वो ले ही रही है, बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर स्किलिंग का काम जो है, स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अलग से देख रहा है। कुछ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है आईटी डिपार्टमेंट भी कर रहा है आईटी सेक्टर के अंदर। उसके अंदर एक ईएसडीएम स्कीम है जिसके तहत करीबन 450 यूथ ने यहां पर ट्रेनिंग ली है, जो अनएम्प्लॉयड ही नहीं बट किसी न किसी स्टेज पे ड्रॉप आउट्स भी रहे हैं, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग्स ली हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस भी हुई हैं। तो वो है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए एक जगह। उसी तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद बहुत एरियाज में ऐसे स्कोप आए हैं जो यूजुअली गवर्नमेंट स्कोप में नहीं आते हैं। वहां पर आउटसोर्सिंग के जरिए से करीबन 700 यूथ को नौकरियां मिली हैं और वो लोग अपने टैलेंट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस यूनियन टेरिटरी को डेवलप करने में। उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ के यूथ का। उसके अलावा जो हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से देखें कि हम कैसे इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ यूथ को लेके जाए, उसके लिए हम एक्सपोर्ट के अंदर कैसे इनको लेके जाए, कैसे और प्रोडक्शन की तरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज यूनिक प्रोडक्ट्स। सीबकथॉर्न, वी आर प्रोड्यूसिंग 70% ऑफ द कंट्री सीबकथॉर्न। वी आर द इंडिया के अंदर वी आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ ओरिजिनल पश्मीना, है कि नहीं? सो इसके अंदर वैल्यू एडिशन जो है लद्दाख के यूथ ज्यादा से ज्यादा कर पाए, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करा दें। हमारी अभी टाई-अप्स जो चल रही हैं वो किसके साथ चल रही है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने आके यहाँ पर ऑलरेडी 2 राउंड्स ट्रेनिंग करी है। हमारे टाई-अप्स चल रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ। हमारे टाई-अप्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चल रही है निफ्टिम के साथ, जो हिमाचल प्रदेश में आईएचबीटी है उसके साथ, जो सीएसआईआर के लैब्स है। तो ये लोग आ रहे हैं टाइम टू टाइम, जो इंटरेस्टेड यूथ है, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेना नहीं, वो बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपना एक छोटा सा यूनिट सेटअप करेंगे, उसके अंदर 10 लोगों को रखेंगे, 20 लोगों को रखेंगे, वी विल बिकम एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। तो कुछ यूथ ने बहुत अच्छा काम किया ऑलरेडी लद्दाख में, करगिल से भी बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने लेह से भी बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल भी बने, और जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को लाएं, चाहे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप करें। जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर प्लांटेशंस, फार्म्स, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स भी बनाए जा रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी कुछ कर रहा है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पीएमएफएमई में इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रही है। इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि यूथ जो है आके इनका फायदा उठाए और इसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, अपने आइडियाज को डेवलप करे और अपने बिजनेसेस को चालू करे। अभी आपने आउटसोर्सिंग की बात की। मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ का एक कंसर्न रहा है कि आउटसोर्सिंग की वजह से परमानेंट जॉब्स पोस्ट नहीं निकल रहे हैं करके। आउटसोर्सिंग एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। आपका क्या कहना है सर इसके ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि जॉब्स तो निकले हुए हैं। आप लोग तो तैयारी भी कर रहे हैं। अभी तो आज मेरे ख्याल से एसएससी की तैयारियों के लिए इनॉग्रेशन भी हुआ है कि, और यूथ तो यहाँ का दे आर गोइंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एसएससी को तो पोस्ट आप लोग सब जानते हैं कि रेफर हुए हैं, तो वो तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें कम्प्लीटली अलग है, इनको मिला के देखना गलत है।
तो 2 years पास्ट 2 years एक डिले हुआ था रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकलना, पोस्ट निकलने पे से सारे डिले। तो आउटसोर्सिंग की वजह से सर मेजर जितने भी पोस्ट थे उसके ऊपर आउटसोर्सिंग को एम्प्लॉय किया गया है, एंड दैट्स व्हाई अनएम्प्लॉयड का रेट अभी भी बढ़ रहा है। सर पोस्ट तो निकली हुई है बट आउटसोर्सिंग से तो अभी भी आउटसोर्सिंग तो हो रही है किसी डिपार्टमेंट में। सो आउटसोर्सिंग का मेजर एक क्राइसिस है, व्हाई आउटसोर्सिंग, व्हाई नॉट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज जस्ट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत फहमी है। आउटसोर्सिंग इज नॉट डन ऑन गवर्नमेंट पोस्ट। आउटसोर्सिंग एक अलग तरीका है काम करने का, और आउटसोर्सिंग के वजह से इतने लोगों को नौकरियां मिली हैं। जो यूथ अब तक उनका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे, वो लोग टैलेंटेड लोग हैं। बहुत लोग हैं आप लोगों के अंदर से, आप लोगों के रिश्तेदारों में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, है कि नहीं? तो देयर टैलेंट वाज नॉट बीइंग यूज्ड। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर के अंदर हमारे कितने आईटी मैनेजर्स हैं, कितने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। तो ये लोग अब यहां अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज ये यूथ जो है हमारा ड्रेन होता था लद्दाख से, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और वो दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ द यूनियन टेरिटरी, राइट? So the posts government के, that is GAD is looking after that, and the posts have been created, the posts have been referred, वो तो एक अलग process है. These two things are not to be confused with each other. And one more question, sir, artisans of Ladakh आपने mention किया था कि दिल्ली हाट में हम लेके जा रहे थे। सच दिल्ली हाट जैसा एक आर्टिजन्स के लिए सेपरेट मार्केट इन लद्दाख, उसका एक कोई प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट यहाँ एक ऑनरेबल एलजी साहब के विजन के हिसाब से एक दिल्ली हाट से भी अच्छा एक लद्दाख हाट जैसी चीज बनाने की वो कर रही है। काम हम लोगों ने बल्कि सीपीडब्ल्यूडी को दे भी दिया है, तो उसकी डिजाइनिंग वगैरह हो रही है। और जैसे ही ये एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा तो हमारे जो यहाँ के आर्टिजन्स है उनको यहाँ पर ही बैठ के अपने सामान को डिस्प्ले करने का, अपने वर्कशॉप्स में काम करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, और टूरिस्ट जो आते हैं उसको लिवरेज करने का मौका मिलेगा। सर जिस तरह से सर कुछ क्वेश्चंस मैं आस्क करना। हाँ पूछिए। आपको बैटरी रनिंग लो है? जी सर, मैं खासकर सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से आरडीडी में दो अहम इनिशिएटिव्स इस वक्त देखने को मिल रहा है, खासकर एनआरएलएम की बात करें, एनआरएलएम को ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आरडीडी की तरफ से कैसे किया जा रहा है? क्योंकि एनआरएलएम का नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे जगह है जहां पे एनआरएलएम सक्सेस हुआ है और वहां के लोग सेल्फ सफिशिएंट बने हैं, तो लद्दाख में एनआरएलएम को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके तहत आज की डेट में हमारे लद्दाख में पूरे कोई 290 से कुछ ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसमें कोई 3,500 के करीबन लेडीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। एनआरएलएम एक लेवल पे काम कर रहा था लद्दाख में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से उसको दूसरे मयार पे, उसके मयार को बढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एनआरएलएम के साथ साथ जो दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे वन धन विकास केंद्र वाली स्कीम है जिसके अंदर ट्राइफेड मार्केटिंग पार्टनर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज वाली स्कीम है, पीएमएफएमई है, ये दोनों स्कीम भी हम एनआरएलएम के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा, इस वक्त जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारे कुछ 40 के करीबन महिलाएं जो हैं इस वक्त एनआईआरडी हैदराबाद में एनआरएलएम की ही ट्रेनिंग कर रही हैं, जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स का काम करेंगी यहां पर आके वापस। फिर हम एनआरओज के साथ टाई अप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे नेशनल ट्रेनर्स हैं, वो कोई 100 से 150 लेडीज वो यहां पर आके करीबन 5-6 महीना हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ टाइम बिताएंगी, और एनआरएलएम की स्कीम को किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है उसका वो यहां पर प्रैक्टिकली उनके साथ बैठ के करेंगे। हम नए नए ब्लॉक्स को भी एनआरएलएम के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को एनआरएलएम के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एनआरएलएम के जो प्रोडक्ट्स है उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज देने के लिए शॉप सेटअप करना, खास करके टूरिस्ट एरियाज में, उसकी वह हमारी दोनों जिलों में बातचीत चल रही है।
जिससे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को बेचने का या उसको एक इंटरफेस देने का, उसको एक आम पब्लिक के साथ उसका एक मार्केटिंग करने का जो मौका मिले वो भी कर रहे हैं। साथ के साथ ब्रांडिंग भी करी जा रही है एनआरएलएम प्रोडक्ट्स की। अगर फूड प्रोसेसिंग के अंदर ब्रांडिंग हो जाए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, तो हमारे जो एनआरएलएम से लेडीज जो बनाती हैं प्रोडक्ट्स, वो छोटे लेवल पे ना रह के यूटी के बाहर के मार्केट को भी पकड़ सकती है। तो हमारा फोकस वही है, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो आने वाले साल में हम उम्मीद करते हैं एनआरएलएम लीप्स एंड बाउंड्स में प्रोग्रेस करेगा हमारे यूटी लद्दाख में। सर, आरडीडी में जो खासकर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, जिसे शायद बीआरएस कहते हैं, तो उनकी काफी लंबे वक्त से डिमांड है कि उनकी ऑनरेरियम जो है, सैलरी जो है, मिनिमम वेज जो है वो बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल। जिससे अभी रिसेंटली यूटी लद्दाख ने एक अहम स्टेप लिया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऑनरेरियम को बढ़ा दिया गया है। तो उनकी तो आप जानते हैं रूरल डेवलपमेंट में तो हर डिपार्टमेंट के काफी वर्कलोड होते हैं, वर्क प्रेशर होते हैं, तो बढ़ाने की कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर, गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है। तो एनआरएलएम मनरेगा की बात कर रहे हैं आप। मनरेगा के जो जीआरएस और ये स्टाफ है, इनकी एक सोर्स है इनकम की, तो उस सोर्स के अंदर हम बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी उसी तरीके से हम सैलरीज को रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से लद्दाख के अंदर ट्रांसपोर्ट को लेके अभी जिस तरह से परमिट का एक बहुत बड़ा इश्यू हमें देखने को मिल रहा है, परमिट अभी भी बाइफर्केशन के बाद नया परमिट इश्यू नहीं किया है, तो लंबे वक्त से एसोसिएशंस का डिमांड है कि परमिट इश्यू किया जाए। तो क्या स्ट्रेटेजी है परमिट इश्यू करने का, और अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मैं आपके जरिए से ये बताना चाहता हूं कि जितने भी गाड़ियों के परमिट्स नहीं है, हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट परमिट्स खोल दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को हिदायतें गई हैं कि प्रायोरिटाइज करके रूट्स डिसाइड करके उनको डिस्ट्रिक्ट परमिट दे दिए जाएं। जितने भी गाड़ी के ओनर्स हैं उनसे मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपने जो परमिट लेने के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो फिटनेस कराने वाला प्रोसेस है या कोई फीस जमा करने वाले प्रोसेसेस है, वो करके जल्दी से जल्दी परमिट लेने की काम को करें, अप्लाई करें। और हमारे जो एआरटीओज हैं दोनों अथॉरिटीज, इनको हमने हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी ये मैकेनिज्म तैयार करके लोगों को डिस्ट्रिक्ट परमिट्स इशू करें। स्टेट परमिट का क्या स्टेटस है सर? स्टेट परमिट के बारे में हम अभी रूट डिसाइड कर रहे हैं। कंसल्टेशन हमारी दोनों यूनियंस के साथ चल रही है। जब दोनों यूनियंस रूट्स के बारे में कोई फैसला कर लेंगे तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भी उस पर कोई डिसीजन ले पाएगा। सर, आरडीडी में और एक जो स्कीम था आईडब्ल्यूएमपी के नाम से, और इस साल हमें सुनने को मिला कि बाकी स्टेट्स में आईडब्ल्यूएमपी का जो अप्रूवल है वो फाइनल हुआ है, लद्दाख में अभी नहीं हुआ है, क्या स्टेटस? नहीं, हमारे आईडब्ल्यूएमपी के भी जो फाइनल प्लान्स है वो भारत सरकार को जा चुके हैं, और वो सालाना प्रोग्राम नहीं होता, वो 5 साला प्रोग्राम होता है। तो वो उम्मीद करता हूं कि इस महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी आ जाएंगे, और आईडब्ल्यूएमपी के जो पुराने काम चल रहे हैं वो तो अभी भी चल ही रहे हैं। तो आईडब्ल्यूएमपी में भी हमारे को कोई हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। सर, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी रोड खुल रहे हैं, श्रीनगर का खुल चुका है, मनाली का भी वक्त से पहले जो है रोड खोला गया है, पर उसके सर अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि कोई भी यहाँ से अभी जा नहीं रहा है उस रोड पे, तो उस रूट का अभी क्या स्टेटस है सर? मनाली का रोड भी खोल दिया गया है बीआरओ के जरिए से, और दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो उस पार के जो कलेक्टर हैं और पुलिस है, और हमारे जो डीसी और पुलिस है, वो लोग उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को उसी तरीके से चलाया जाएगा जिस तरीके से रोड की सेफ्टी वगैरह ठीक रहे। सर, मोबाइल नेटवर्क के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यूटी का, इस साल हर एप्लीकेशन पर क्या प्रोग्रेस है? मोबाइल सर्विसेज में हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हैबिटेशंस हैं, हैमलेट्स हैं यूटी लद्दाख के, वो सारे कनेक्टेड हो जाएं और सब्सिक्वेंटली 4G कनेक्टिविटी आ जाए। तो उसके लिए हमारी कांस्टेंट मीटिंग्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होती है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर
ने भी पिछले महीने सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग करी थी दिल्ली में, आपको पता होगा। तो उसमें कुछ डिसीजंस हुए हैं, वो डिसीजंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जहां जहां पर भी 2G कनेक्टिविटी है उसको किस तरीके से जल्द 4G में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि बैंडविड्थ बढ़े और लोगों को कॉल ड्रॉप्स या कॉल ना लगने की जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। जो हैमलेट्स और हैबिटेशंस हमारी अनकनेक्टेड है अभी तक, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं दोनों डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए से। कोई 252 हैमलेट्स एंड हैबिटेशंस मिला के ऐसे आए हैं जहां जहां पर अभी तक भी कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं है। कई जगहों पे पार्शियली है, लो बैंडविड्थ पे है, मगर ऐसा नहीं है कि 254 में एकदम कनेक्टिविटी नहीं है, बट 254 एक होलिस्टिक फिगर है जिसके अंदर कहीं पार्शियल है, कहीं कंप्लीटली कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। वो लिस्ट भी हमने डीओटी के साथ टेकअप किया हुआ है और डीओटी प्रोएक्टिवली उस पर काम करने का हमें आश्वासन दे चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम रेगुलरली फॉलो करेंगे डीओटी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ। और टेली कनेक्टिविटी पहले जब यूटी बना था तब के हालात में और अब के हालात में काफी सुधार है, फर्क है। तो कॉन्स्टेंटली चीजें हो रही हैं। जो आपके वीसैट साइट्स थे ग्राम पंचायत के अंदर, वो वीसैट साइट्स आज 193 ग्राम पंचायत में 191 वीसैट्स जो है रेडिएट कर रहे हैं, यानी वहां पर वीसैट्स चल रही हैं। हमारे यूटी लद्दाख के अंदर जो डीएसपीटी साइट्स थी 148 डीएसपीटी साइट्स थे, उसके अंदर 18 पहले लग चुके थे, तो अब कोई 123 थे। उसका भी काम अलॉट आप लोगों को पता होगा शायद कि काफी पहले हो चुका है काम अलॉट। और उसके जो कंपनीज उसको इंस्टॉल करती हैं वो लद्दाख में इंस्टॉलेशन का काम कर रही हैं। सर्दियों के कारण, इनएक्सेसिबिलिटी के कारण, मौसम के कारण जो जगह बंद हो जाती है उसके कारण थोड़े डिलेज होते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी एक्टिवेट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे यूटी लद्दाख में स्टडीली ये सर्विसेज एक्सटेंड होंगी। जो यूएसओएफ की साइट्स थी जिसका काम जो है जियो को मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनके साइट्स के अंदर भी जहां जहां जिस साइट में कोई प्रॉब्लम होती है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रोएक्टिवली रिजॉल्व करती है। उन्होंने बहुत टावर्स अभी इरेक्ट कर दिए हैं, बहुत नई नई जगहों पे टावर्स इरेक्ट हो गए हैं और आने वाले टाइम पे वो भी आगे बढ़ेगा। अगर हम देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात, एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो सिक्योर कनेक्टिविटी है, उसमें स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का बड़ा रोल है। यूटी ऑफ लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी रह गया था जिसके अंदर इस स्वैन नहीं था। उस स्वैन का हम लोगों ने मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया था और स्वैन का हमारा अप्रूवल भी आ चुका है अब। और हम उम्मीद करते हैं अगले 5-6 महीने के अंदर या इस वर्किंग सीजन के अंदर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है लद्दाख के अंदर स्वैन लागू कर देगी, जिससे हमारे जो ब्लॉक्स हैं या पंचायत हैं ये लोग स्वैन का फायदा उठा पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन करने का कोई प्लान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये हाइड्रोजन बस का भी एक प्लान रहा था, उसका क्या स्टेटस है सर? और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किस तरह से देख रही है एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने एक पेपर हम तैयार कर रहे हैं जहां पर जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या हंगरी रूट्स अभी भी कौन कौन से बचते हैं और उसके अंदर कौन सी गाड़ियों को परमिट देना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम यह आती है कि वायबिलिटी ना होने के कारण, दूर दराज से पैसेंजर्स कम होने के कारण बड़ी बसेस नहीं चलती हैं। तो जिन जगहों पे बड़ी बसेस नहीं चलती है वहां पर एसआरटीसी की बसेस सर्विस देती हैं, वो भी पीरियडिकली, जैसे हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार का सर्विस देती है। बट हम ऐसा भी एक सिचुएशन की, हम ऐसे एक सोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे छोटी गाड़ियां हो, अगर वायबिलिटी छोटी गाड़ियों को लगती है कि कम पैसेंजर के बाद भी हम 1 फेरा 2 फेरा किसी एक हफ्ते में कर पाए, तो वो हम पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें मिलती है ऐसे रूट्स में तो हम वहां पर भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे परमिट्स देके। उसके अलावा आपने बात करी अभी ई व्हीकल्स की, तो ई व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो इस वक्त थोड़ी महंगी है, थोड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। आम आदमी जो है उसको अभी नहीं खरीद रहा है, तो उसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक ई व्हीकल पॉलिसी बना रही है। वो ई व्हीकल पॉलिसी हाल ही में आपको थोड़े दिनों में आपको हो सकता है देखने को मिलेगा।
उस ई व्हीकल पॉलिसी में इंसेंटिवाइज कैसे किया जा रहा है ई व्हीकल को, वो आप देख पाएंगे। और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करने के लिए लद्दाख के अंदर टेस्टिंग के पर्पसेस के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी 10 बसेस जो है ई बसेस खरीदी हैं। उनको हम अभी इस साल टेस्ट पे चलाएंगे 10 के 10 गाड़ियों को। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हम एक प्लान से चल रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी आगे आने वाले टाइम में अपनी गाड़ियों को फेज आउट करके ई व्हीकल्स की तरफ बढ़ना है। उसके लिए भी एक पायलट हम लोगों ने इस बार कुछ गाड़ियां ई व्हीकल्स गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, जो गाड़ियां आप देख पाएंगे कुछ दिनों के बाद आएंगी लद्दाख में। जी सर, सिविल एविएशन को लेकर सर जिस तरह से इस साल AN32 कोरियर सर्विस की बात करें काफी सक्सेस देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों की निस्बत में इस साल ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस रखा तो लोगों को काफी उससे फैसिलिटी मिला। तो आने वाले समय में और बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश रहेगा? और दूसरा, करगिल के लोगों का एक धीरेना जो मांग डिमांड था पहले सरकारों में और अब तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनका डिमांड है था कि एक सिविल एयरपोर्ट बनाया जाए और उसके ऊपर काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था। तो क्या स्टेटस है करगिल एयरपोर्ट का? करगिल एयरपोर्ट के टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स को कैसे, उस प्रॉब्लम से हम जूझ पाए, उसको कैसे हम ओवरकम कर पाए, उसकी कोशिश यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने, आपको पता होगा कि जो उनकी कंसल्टेंसी फीस है वो भी हम लोगों ने काफी टाइम हो गया जमा किए हुए, बट कोविड के चलते वो स्टडीज अभी तक हो नहीं पाई थी, मगर वो स्टडीज अभी हाल ही में शुरू हो चुकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन से हवाई जहाज करगिल में उतर सकते हैं, उसकी खोज अभी भी जारी है। अभी हमने हाल में हैदराबाद में विंग्स में भी हम लोगों ने शिरकत की थी और वहां पर भी जाके हम लोगों ने कई कंपनीज से बात की कि करगिल के टोपोग्राफी को देखते हुए, करगिल के मौसम को देखते हुए और हाइट को देखते हुए पहाड़ी के, कि कौन कौन से ऐसे हवाई जहाज हैं जो वहां उतर सकते हैं। तो हमारी कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस साल में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हम कर पाए। ई बसेस पिछले साल लाए तो उसका क्या फीडबैक है, एक्सपीरियंस क्या है? वो विंटर में चल रहा है? हाँ, विंटर में वो ई बसेस चल पाई हैं और पिछले साल तो समर्स में हमने टूरिस्ट के लिए भी चलाए थे, तो इस बार विंटर्स में भी हमने उनके ट्रायल्स किए हैं। कुछ उसमें फीडबैक है जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, मगर कोई लार्जर इशू नहीं है। वो छोटे मोटे इश्यूज हम टेकअप कर रहे हैं आगे आने वाले जो हमारे ऑर्डर्स वगैरह होंगे, तो अदरवाइज सक्सेसफुली चले हैं।